हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आपका जो अभी बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट से जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जो नया प्रैक्टिस सेट का बुक आया है रोशन आनंद सर का, उसी बुक से आपका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चल रहा था। तो आज आप देखने वाले हैं 13 नंबर प्रैक्टिस सेट। 12 तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया था। टोटल आपको हम बताए थे कि इसमें 18 प्रैक्टिस सेट है। तो आज उसी को आज 13 देखेंगे। 13 में देख सकते हैं, 13 में आपको क्या है कि ये 9/6 और 2019 9/6/2019 को जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और इसमें आप थोड़ा सा ही प्रैक्टिस सेट बच गया है, फाइनली ये समाप्त हो जाएगा। बहुत जल्दी इसका स्टडी नोट्स भी आप लोगों को करवा दिया जाएगा। देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाया जाएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा बनेगा और मेरे यूट्यूब पे पता नहीं क्यों, अगर आप लोगों को पता हो तो सजेस्ट कीजिएगा, 12 घंटा से ज़्यादा का वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत कोशिश किया था स्टैटिक्स में, बट नहीं हो पाया, तो इसीलिए मुझे अब पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाना पड़ेगा उसका। बट कोई नहीं, आप लोगों को 18 टोटल स्टडी नोट्स है ना, तो एक पार्ट में आपको 9 स्टडी नोट्स दे दिया जाएगा और दूसरे पार्ट में 9 दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि देखिए, जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो जास्कर हिमालय जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ट्रांस हिमालय। जास्कर हिमालय ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और ये तिब्बत का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? तिब्बत का। इसके अंतर्गत कैलाश, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी पूछे तो केटू या फिर गाडवी आस्टीन है, जो कि 8611 मीटर है काराकोरम की ऊंचाई। उसके बाद शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय में आपका आता है, इसका अन्य नाम बाहरी या फिर उप हिमालय भी है शिवालिक का। ये जो है सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है और ये जो है जम्मू पहाड़ी तथा अरुणाचल प्रदेश में डफाला, मिसमी, मीरी, अबोर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में डफाला, मिसमी, मीरी, आबोर, इन सभी नामों से जानी जाती है। वृद्ध हिमालय की बात करें तो वृद्ध हिमालय का अन्य नाम ये जो है सर्वोच्च हिमालय है और हिमाद्री भी इसे कहा जाता है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो नेपाल में है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है वृद्ध हिमालय में। इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, जो कि आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय की बात करें तो ये जो है इसका अन्य नाम मध्य हिमालय भी है और इसके अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रेणियाँ आती है लघु हिमालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे कि गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसे जो पोषण मिलता है, पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। प्लेसेंटा गर्भनाल को कहा जाता है, माता के गर्भ में होता है, जो शिशु के नाभि से जुड़ा होता है। इसी के माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार जो है वो 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक। एड्स को भी 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था। टीबी को 2025 तक, मलेरिया को 2030 तक और कालाजार को 2023 तक का लक्ष्य है। 4 नंबर देखिएगा, आग्रिया सीप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली है। तो अग्रिया सीप जो है ये मुंबई से गोवा के बीच चली है। भारत की पहली लग्जरी क्रूज जहाज जिसका नाम अग्रिया है, ये सर्वप्रथम 24 अक्टूबर 2018 को मुंबई से गोवा के बीच चली थी। 5 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। इसी दिन रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। 1896 का कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। 1924 का बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किया
और 1912 का बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता RN मधोलकर ने किया। ये बिहार का पहला अधिवेशन था, बांकीपुर अधिवेशन। अगला आता है कि IB समर युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है। तो IB समर अभ्यास जो है ये अफ्रीका, ब्राजील और भारत के सर्वोच्च एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। इस नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन संस्करण 2008 में लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक हितों और समुद्रिक सहयोग को अभिसरण करने के लिए आयोजित किया गया था। तो म्यांमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है म्यांमार देश नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं IB समर का, तो IB समर जो 7वें संस्करण था 2022 का, ये युद्धाभ्यास दक्षिण अफ्रीका में 10 से 12 अक्टूबर को संपन्न हुआ था। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो बायो ईंधन का उदाहरण आपका नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। बायो ईंधन जो है ये नाभिकीय, बायो ईंधन की बात करें तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा इसका उदाहरण नहीं है। बायो ईंधन फसल, पेड़, गोबर आदि में निहित ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं और इनका प्रयोग करके ऊष्मा, विद्युत या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। धरातल पर विद्यमान संपूर्ण वनस्पति और जंतु पदार्थ को बायोमास कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोमास। 8 नंबर है हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया। तो हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है स्वराज द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। क्या रखा गया? स्वराज द्वीप। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 3 द्वीप का नाम बदल दिया। हैवलॉक द्वीप हो गया है स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप हो गया है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप हो गया है। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हो गया है। रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप के 21 द्वीपों को, जो कि 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित, का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। चलिए इसे देखते हैं। जो परमवीर चक्र विजेता थे उनके नाम पर जो द्वीप का नाम रखा गया है, सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा, ये प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। मेजर सोमनाथ शर्मा। ये जो है INAN 317 का द्वीप बदलकर इनके नाम पर रखा गया है, सोमनाथ द्वीप किया गया है। INAN 370 इस द्वीप का नाम सोमनाथ द्वीप पर रखा गया है। मेजर राम रघोवर राणे, ये जो था INAN 474 इस द्वीप का नाम राणे द्वीप के नाम पर रखा गया है। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह के नाम पर 374 जो द्वीप था उसका नाम रखा गया है पीरू द्वीप, है ना। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, इनका जो है INAN 646 द्वीप जो है उसका नाम इनके नाम पर रखा गया है धन सिंह द्वीप। मेजर शैतान सिंह के नाम पर 255 द्वीप का नाम रखा गया है शैतान सिंह द्वीप। लेफ्टिनेंट कर्नल AB या फिर अर्देशीर बरजारी, इनके नाम तारापोर, इनका जो नाम है तारापोर है। और INAN 565 इनके नाम पर रखा गया है इसका नाम तारापोर द्वीप। मेजर होशियार सिंह के नाम पर रखा गया है 287 होशियार द्वीप। फ्लाइंग ऑफिसर के नाम पर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखो, जो द्वीप है 377, इसका नाम सेखो द्वीप कर दिया गया है। नायब सूबेदार बाना सिंह 293, देखिए इस सब में कॉमन है इसलिए मैं सिर्फ नंबर बोल रही हूँ। 293 बाना द्वीप इसका नाम किया गया है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पे 306 द्वीप का नाम मनोज पांडे द्वीप रखा गया है। सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के नाम पे 193 द्वीप का नाम योगेंद्र द्वीप रखा गया है। सूबेदार एवं ऑनरेरी 308 द्वीप का नाम करम सिंह द्वीप रखा गया है। नायक जादूनाथ सिंह, इनके नाम पर 198 द्वीप का नाम जादूनाथ द्वीप रखा गया है। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया 419 द्वीप का नाम सलालिया द्वीप रखा गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह के नाम पर 414 जोगिंदर द्वीप रखा गया। कंपनी क्वार्टर मास्टर या फिर हवलदार अब्दुल हमीद, इनके नाम पर INAN 571 का नाम अब्दुल हमीद द्वीप किया गया। लॉस नायक अल्बर्ट एक्का, इस द्वीप का नाम 276 द्वीप था उसका नाम अल्बर्ट एक्का द्वीप रखा गया। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरवाल
297 का नाम जो है इनके नाम पे रखा गया, खेत्रवाल द्वीप। उसके बाद मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, इनके नाम पे 421 द्वीप का नाम परमेश्वरन द्वीप रखा गया। और विक्रम बत्रा के नाम पे 417, ये नाम याद रखिएगा, विक्रम बत्रा के नाम पे 417 द्वीप का नाम रखा गया, विक्रम बत्रा द्वीप। सूबेदार मेजर संजय कुमार, इनके नाम पे 536 नाम, जो 536 द्वीप है उसका नाम रखा गया संजय द्वीप। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा मिलान आपका सही नहीं है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे, ऐसे मिलाने में ही नहीं होगा, चलिए यहाँ से मिलाते हैं। अंग की राजधानी चंपा है, सभी लोग जानते हैं अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका काशी। काशी की राजधानी वाराणसी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, काशी की राजधानी वाराणसी है। बाकी कौशल का अगर देखेंगे तो कौशल की श्रावस्ती है। और बतस्सिका कहाँ पे है, तो बतस्सिका यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे है बतस्सिका, सॉरी एक मिनट, बतस्सिका आपका क्या हो जाएगा, तो बतस्सिका हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इसका नाम 3, एक मिनट उल्टा, चलिए यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ, इसे देखिए। अंग की राजधानी चंपा है, जो कि आधुनिक आपका भागलपुर बिहार में पड़ता है, मुंगेर में। उसके बाद अंग की राजधानी जो है कहाँ पे, तो अंग का आपका चंपा का हो जाएगा अंग महाजनपद का उल्लेख जो है महाभारत और अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था और ये वर्तमान बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी राजधानी चंपा गंगा और चंपा नदियों के संगम पर स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यह व्यापार मार्गों का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था और व्यापारी यहाँ से सुवर्ण भूमि के लिए रवाना हुए थे। मगध की राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगिरी थी, जो कि वर्तमान आपका गया पटना वाले क्षेत्र में पड़ता है, बिहार। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है और ये वर्तमान बिहार में अंग के पास स्थित था, जो चंपा नदी से विभाजित था। बाद में मगध जैन धर्म का केंद्र बन गया और पहली बार बौद्ध परिषद राजगिरी में आयोजित किया गया। काशी की बात करें तो काशी का वाराणसी में आपको बताए ही थे, एक्चुअली वो इधर उधर आधा उधर है, इसलिए मिलाने में दिक्कत हो रहा था। काशी की राजधानी वाराणसी है और वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है। और बात करते हैं सोननंद जातक। सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल और अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। मत्स्य पुराण के अनुसार इस शहर का नाम वरुणा और 80 नदियों के नाम पर था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त किया था। वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी थी और आधुनिक इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में है। वत्स्य को बामसा के नाम से भी जाना जाता था, यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस महाजनपद ने शासन के राजतंत्रीय स्वरूप का अनुसरण किया। राजधानी कौशाम्बी भी थी, जो गंगा और यमुना के संगम पर थी। यह आर्थिक गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय शहर था और बुद्ध काल में यहाँ गौरव वंश का शासन था, जिसका शासक उदयन था। बुद्ध काल में 6ठी शताब्दी में व्यापार और समृद्ध हुआ। बुद्ध के उदय के बाद शासक उदयन ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया। पुराणों के अनुसार उदयन के पिता प्रांतक ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। फिर आता है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है और उत्तरी कुशावती दक्षिणी है। उत्तरी कौशल की श्रावस्ती हो जाएगा और दक्षिणी का कुशावती हो जाएगा। आधुनिक स्थान इसका फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश के आधुनिक अवध क्षेत्र में स्थित था। रामायण कालीन कौशल राजा की राजधानी अयोध्या थी और यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में साई नदी तक था। पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौशल में कपिलवस्तु के शाक्य के आदिवासी गणतंत्र क्षेत्र भी शामिल थे। कपिलवस्तु में लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। महत्वपूर्ण राजा प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। सूरसेन की बात करें तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो कि वर्तमान मथुरा उत्तर प्रदेश में है। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य में सुरसोनोई और इसकी राजधानी मेथोरा कहते थे। बुद्ध काल में यहाँ के राजा अवंती पुत्र, जो कि बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, मेगास्थनीज के समय यह स्थान कृष्ण पूजा का केंद्र था। बुद्ध के अनुयायियों का भी वर्चस्व था। महत्वपूर्ण राजा अवंतीपुर बुद्ध का शिष्य था और इसकी राजधानी मथुरा यानी यमुना के तट पर थी। नेक्स्ट है पंचाल। पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। अहिछत्र और काम्पिल्य, यह आधुनिक जगह बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है।
उत्तरी पंचाल के लिए राजधानी अहिच्छित्र और आधुनिक बरेली, दक्षिण क्षेत्र के लिए काम्पिल आधुनिक फर्रुखाबाद में था। नेक्स्ट बात करते हैं, कन्नौज का प्रसिद्ध शहर पंचाल साम्राज्य में स्थित था। बाद में शासन का स्वरूप राजतंत्र से गणतंत्र में स्थापित हो गया। अगला आता है महाजनपद आपका कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और आधुनिक नाम इसका दिल्ली, आधुनिक नाम अगर देखेंगे तो दिल्ली मेरठ में दक्षिणावर्त हरियाणा में है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। बुद्ध के समय कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र स्पष्ट रूप से कुरु महाजनपद का स्थल था। यह शासन के लिए एक गणतंत्र के रूप में चला। महाकाव्य महाभारत कुरु वंश की दो शाखाओं के बीच संघर्ष के बारे में बताता है कुरु। फिर मत्स्य की बात करें तो इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो कि आपका आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। ये पंचालों के पश्चिम में और कौरवों के दक्षिण में स्थित था। राजधानी विराटनगर, जो कि आधुनिक बैराट है, में थी। यह राजस्थान के वर्तमान जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र के आसपास था। इसके संस्थापक विराट थे। नेक्स्ट है चेदी या चेती। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। आधुनिक स्थान बुंदेलखंड के क्षेत्र यूपी में है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। राजधानी शोतिवती, शुक्तिमती या सोधिवती नगर था। यह वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य भारत में स्थित है। यहाँ के राजा शिशुपाल व पांडव राजा युधिष्ठिर के राजस्व बलिदान के दौरान वासुदेव कृष्ण द्वारा मारा गया था। शिशुपाल यहाँ के जो राजा थे वो। नेक्स्ट आपका है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी या फिर महेशवती है। यहाँ आधुनिक नाम इसका मालवा मध्य प्रदेश में है। अवंती बौद्ध धर्म के उदय के संबंध में महत्वपूर्ण था और अवंती की राजधानी उज्जैनी या फिर उज्जैनी है। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग महेशवती है। राजनैतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से उज्जैनी प्राचीन भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोगों लोहे के खाने थी। लुहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण यह राजसैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया और यह वर्तमान मालवा और मध्य प्रदेश के आसपास स्थित था। महत्वपूर्ण राजा यहाँ के प्रद्योंद थे। उदयन के ससुर वत्स के राजा थे। नेक्स्ट है आपका गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी और आधुनिक स्थान रावलपिंडी एवं पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है, राजधानी तक्षशिला में स्थित थी। वर्तमान स्थान आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान और कश्मीर की घाटी। अथर्ववेद में गंधार का उल्लेख मिलता है और लोग बुद्ध की कला में अत्यधिक प्रशिक्षित थे। तक्षशिला प्रमुख व्यापारी नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। उसके बाद बात करते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण राजा। पुष्कर सरीन थे यहाँ के प्रमुख राजा और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरार्ध में फारसियों द्वारा गंधार पर विजय प्राप्त कर लिया गया। फिर आपका है 13वां कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक थी। आधुनिक नाम रजौरी या हजारा कश्मीर में है। उसके बाद कंबोज की राजधानी पुंछ थी। कंबोज की राजधानी पुंछ थी। यह वर्तमान कश्मीर और हिंदू कुश में स्थित है। कई साहित्यिक स्रोतों का उल्लेख है कि कंबोज एक गंडाज था। कंबोज के पास घोड़ों की एक उत्कृष्ट नस्ल थी। 14 है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी, जो कि गोदावरी के बैंक आधुनिक स्थान गोदावरी के बैंक है। यह गोदावरी के तट पर स्थित था और यह विंध्य रेंज के दक्षिणी में स्थित एकमात्र महाजनपद और दक्षिणापथ में था। इसमें प्रतिष्ठान या पेठन का क्षेत्र शामिल था। वजी आता है आपका 15। ये राजधानी वैशाली, मिदे या फिर मिथिला। आधुनिक आपका जगह यहाँ पे वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास के क्षेत्र हैं। गंगा के उत्तर में तिरहुत संभाग में वजियों का राज्य था। इसमें 8 वंश शामिल थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली लिच्छवी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, विदेही, जिसकी राजधानी मिथिला थी, ज्ञानत्रिक कुंडपुर में स्थित थे। महावीर ज्ञानत्रिक वंश के थे। महावीर ज्ञानत्रिक कुल के थे और अजातशत्रु ने वजियों को पराजित किया था। एंड नेक्स्ट आपका लास्ट महाजनपद है मल, जिसकी राजधानी कुशावती थी। आधुनिक स्थान देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इसका थोड़ा सा जानकारी देख लीजिए। इसका जो उल्लेख है बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाभारत में मिलता है। मल एक गणतंत्र था। इसका क्षेत्र वजी राज्य के उत्तरी सीमा को छूता था। राजधानी कुशीनारा और पावा थी। कुश जातक में ओकाक को वहाँ का राजा बताया गया है। कुश जातक में ओकाक को वहाँ का राजा बताया गया है। बौद्ध धर्म के इतिहास में दोनों राजधानियां महत्वपूर्ण थी।
बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन पावा में लिया और कुशीनारा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। चलिए, आप महाजनपद आपका कंप्लीट हो गया। अगला है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा मिलान सही है। देखिए यहाँ पे मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपसे पूछा गया है कौन सा सही होगा, तो चलिए देखते हैं। कल्प की बात करें तो यज्ञ हो जाएगा, छंद आपका मंत्र, निरुक्त की बात करें तो शब्दों की उत्पत्ति, शिक्षा आपका उच्चारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए कि वेदों को समझने हेतु वेदांग की रचना की गई, जो वेदांग 6 है। शिक्षा वेद मंत्रों का उच्चारण करता है। कल्प यज्ञ संबंधित नियम है। व्याकरण प्रत्यय स्वर शब्द का बोध होना। निरुक्त शब्दों का अर्थ है। ज्योतिष काल विज्ञान है। छंद वेदों का पाठ है। छंद वेदों का पाठ। पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है। तो पौधे में जो वृद्धि हार्मोन नहीं है वो आपका एबेसिक अम्ल हो जाएगा। एबेसिक एसिड जो है वो पौधे में पाए जाने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन है। इस हार्मोन का खोज कांस एडिकोट और वेयरिंग ने किया था। ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। और जिब्रेलिन बौने पौधे को लंबा करता है। साइटोकाइनिन बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। तो ये आपका जो लागू नहीं है ये मेघालय में लागू नहीं है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है और एक नागालैंड में लागू नहीं है। केवल आपका 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड में लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 1973 में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिला है और 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिका को मान्यता दिया गया है संवैधानिक। दोनों याद रहेगा। अब आता है 13 नंबर, सिडबी का पूरा नाम क्या है। तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज यहाँ पे है डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1930 को हिंदी में इसका नाम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। डाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है। तो डाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में जो है कश्मीरी हिरन का संरक्षण किया जा रहा है। डाजीग्राम उद्यान कश्मीर में अवस्थित है और यह अभ्यारण्य महामिर्ग यानी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। डम्फा जो है ये टाइगर रिजर्व मिजोरम में है और ये गैंडा के राष्ट्रीय उद्यान के लिए है। काजीरंगा आपका असम में है। पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। पोबीतोरा भी असम में। जालदापारा पश्चिम बंगाल में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस भी असम में है। यह आपका गैंडा के उद्यान है। और हिम तेंदुआ को देखने के लिए भारत में राष्ट्रीय उद्यान जो है वो देखिए, हिम तेंदुआ के लिए हेमिस नेशनल पार्क लेह में है। दाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। ये सभी हिम तेंदुआ के लिए संरक्षण के लिए है। 2018 का आईपीएल जीतने वाली टीम कौन थी। आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। उपविजेता सनराइज हैदराबाद था। आपके लिए इम्पोर्टेंट 2022 का है। आईपीएल 2022 आईपीएल के विजेता गुजरात टाइटंस रहा जो कि पहली बार हुआ और उपविजेता राजस्थान रॉयल्स रहा। प्रथम आईपीएल विजेता 2008 में राजस्थान रॉयल्स रहा था और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स रहा था पहली बार। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य की संख्या जो है वो कितनी 245 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 233 + 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। अधिकतम पूछे तो 250 हो जाएगा अधिकतम। और राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है जो अनुच्छेद 79 में है। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 होता है और वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 है। 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया। हालांकि 17वीं लोकसभा और 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधानसभाओं के विघटन तक इसमें
आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। 2018 में मिस वर्ल्ड चुनी गई। तो 2018 में मिस वर्ल्ड तो चुनी गई थी वेनेसा पोंस डी लियोन, बट आप 2022 का याद रखिए। 2022 में जो मिस वर्ल्ड चुनी गई वो कैरोलिना विल्वास्का जो कि पोलैंड की हैं, और 2021 में 70वां मिस यूनिवर्स था जो जीती थी हरनाथ संधू, जो भारत की तीसरी विजेता और पंजाब की रहने वाली थी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो 2018 का सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को दिया गया था, CSE को। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट 2021 वाला है, जो कि प्रथम एक संस्था है, NGO है, उसको दिया गया था प्रथम को इंदिरा गांधी पुरस्कार। अगला है गुरु गोविंद सिंह की 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो 2019 में 352वां प्रकाश वर्ष मनाया गया था। और गुरु गोविंद, अच्छा उससे आप लोग जोड़ लीजिएगा कि 2023 में क्या माह हो जाएगा, ठीक है। 2019 में 352वां प्रकाश वर्ष था। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका मृत्यु जो है वो 1666 में पटना में हुआ था, और इनका मृत्यु 7 अक्टूबर, इनका जन्म जो है 1666 में, मिस्टेक हो गया, सॉरी, इनका जन्म 1666 पटना में हुआ था, और इनका जो मृत्यु है वो 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो 7 अक्टूबर 1708 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंह सभा की स्थापना पंजाब में की गई, और इसकी स्थापना अमृतसर पंजाब में 1873 में की गई थी, 1873 में। कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कृषि मेला 2019 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हैं? तो कुश्ती से संबंधित बजरंग पूनिया है, इसमें बजरंग पूनिया कुश्ती से हैं। अगर हम सुनील छेत्री की बात करें तो ये जो हैं फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। सानिया नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है, और पंकज आडवाणी आपके बिलियर्ड्स यानी स्नूकर के हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता था। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तजाकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है जो चारों ओर से जमीन से घिरा है। यह पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, और इसके विघटन के बाद 1991 में एक स्वतंत्र देश बना जिसकी राजधानी दुशांबे है। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है, ताशकंद उज्बेकिस्तान की, और अस्ताना कजाकिस्तान की। ये सभी मध्य एशियन देश हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त विधेयक से है। 110 आप देखेंगे धन विधेयक से हो जाएगा, और विनियोग विधेयक 114 में है, विनियोग विधेयक 114 में। अनुच्छेद 117 के अनुसार यदि किसी विधेयक में राजस्व और खर्च के अलावा और भी प्रस्ताव शामिल हो तो वह वित्तीय विधेयक होगा। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? एक नौकरी एक परिवार जो है, ये एक नौकरी एक परिवार योजना सिक्किम राज्य का है। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य है। 1975 में इसका स्थापना हुआ था सिक्किम का। ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास भारत और USA के बीच होता है। भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति आयोजित करते हैं, भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति। अब भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर होता है, और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म दिगंबर के अनुसार 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और श्वेतंबर के अनुसार 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। पिता इनके सिद्धार्थ थे। माता का नाम तिरसला था जो कि लिच्छवी कुल की थी। इनकी पत्नी यशोदा थी। पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी। इनके दामाद का नाम जामिल था। ज्ञान प्राप्ति जिम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और 468 ईस्वी में पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हो जाती है। सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सिलवास घास का मैदान ये जो है आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अब कुछ घास के मैदान को देखिएगा। डाउन्स जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका का है, स्टेपी एशिया का, पंपास अर्जेंटीना का, कंपोस ब्राज़ील का, शवाना अफ्रीका का, और बेल्ड है दक्षिण अफ्रीका का, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका का। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो इसमें इसका आंसर आपका हो जाएगा जस्ता का।
लोहे को जंग लगाने से बचने के लिए जस्ता का लेपन किया जाता है और इसे ही गैल्वेनाइजेशन यानी कि यसद लेपन कहा जाता है। CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे जिप्सम कहते हैं। क्या? जिप्सम कहते हैं। और यहाँ पे अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा भारत आए थे 1948 में। 1948 में वास्को डी गामा भारत आया था और यह एक पुर्तगाली यात्री था जो कि समुद्री मार्ग से आया था और इन्होंने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज किया और ये 3 बार भारत आए। कितनी बार? 3 बार। सुल्तान अजलान शाह, क्या नाम है इसका? सुल्तान अजलान शाह। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान कप जो है इसका संबंध हॉकी से है। किससे? हॉकी से हो जाएगा। वहीं आगा खा कप, ध्यानचंद कप, बेटन कप, नेहरू कप, रंगास्वामी कप, ये सभी कप जो है आपका किसका, इसका सभी का संबंध आपका हो जाएगा किससे? तो इस सभी का संबंध आपका जो है वो हॉकी से है। टेनिस कप जो है, टेनिस से संबंधित डेविस कप है। गोल्फ से संबंधित वाल्कर कप और राइडर कप है। डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, ये सभी आपका गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ से। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बिहार में है। ये जो है बिहार में है। और वाल्मीकि अभ्यारण्य पूछे तो ये भी पश्चिमी चंपारण में है, बिहार में जो स्थित है उसे देखिएगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है। एंड नेक्स्ट है आपका नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये जम्मू कश्मीर में है। गोगाबिल आपका कटिहार में है। उदयपुर पश्चिमी चंपारण में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है। अगला आता है कि कर्क रेखा निम्न में से किस स्थान से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत में। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है? तो सीमा राव का संबंध भारत की पहली कमांडो ट्रेनर है जो क्लोज्ड क्वार्टर बैटल CQB के स्पेशलाइज्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कमांडो ट्रेनर हैं सीमा राव। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस, सॉरी डी हो जाएगा यहाँ पे, भारतम नहीं है, भारत एक्सप्रेस होगी। सब देखिए, सब में अंतर है। उसके बाद है भारत की पहली बिना इंजन ट्रेन पूछे, ये हो जाएगी। और निर्माण के लिए अगर हम बात करें तो सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई में मेक इन इंडिया पहल के तहत इसे निर्मित किया गया है। शुरुआत हुआ है फरवरी 2019 में और पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से कटा। एंड अगला है 37 नंबर, एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ? तो 2018 का एशियाई खेल जकार्ता में हुआ, लेकिन 2022 आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो 19वां क्रम का था। इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में हुआ जो कि स्थगित हो गया। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला की निर्माण की बात करें, देखिए घास खाता है हिरन, हिरन को कौन खाता है? शेर। तो ये श्रृंखला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, घास, हिरन, शेर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों को परस्पर भोज निर्भरता को प्रदर्शित करता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला? तो 2018 में तो अमिताभ घोष को दिया गया, लेकिन 2021 में जो 57वां क्रम का था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार वो दामोदर मुंजे को दिया गया जो एक कोंकणी लेखक थे। और 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफन को जूनियर जो कि असमिया कवि थे उनको दिया गया। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में होती है और प्रथम पुरस्कार विजेता थे जी शंकर कुरूप जो कि मलयालम के लेखक थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था और गायत्री महामंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद के 3 मंडल में उद्धृत हुआ। इसके ऋषि विश्वामित्र और देवता सावित्री हैं। यह मंत्र विश्वामित्र के उस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं जिनमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा इसे प्रतिपादन किया गया था। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश में ऊर्जा का ऋण व्याप्त होता है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जो कि E बराबर mc² होता है। माइकल फैराडे जो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव दिए थे, और वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है, इसीलिए कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसमें पोटास और कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। अगला है नहाई शोवा यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये जो नहाई शोवा बंदरगाह है महाराष्ट्र के मुंबई बंदरगाह निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया। नहाई शोवा देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधायुक्त बंदरगाह है और यह शुल्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। शुल्क सामग्री हेतु। एर्नो सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो एर्ना सोलबर्ग जो है ये प्रधानमंत्री, उस समय की बात है जब एग्जाम हुआ था तो उस समय ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वर्तमान में जोनास गहर स्टोर हैं। जोनास गहर स्टोर नॉर्वे के प्रधानमंत्री। उसके बाद है अगला प्रश्न आपका, अगला आता है आपका अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पी चिदम्बरम थे। रघुराम राजन की पुस्तक थी द थर्ड पिलर, आई डू वॉट आई डू, फॉल्ट लाइन्स, ये रघुराम राजन की पुस्तक थी। शशि थरूर की पुस्तक थी मैं हिंदू क्यों हूँ, व्हाई आई एम हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस। उसके बाद इग्निलेरियस, एम्पायर, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये सभी शशि थरूर की पुस्तक थी। पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है। यह एक जल संयोजी है और इस जल डमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है। विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ? तो ये आपका आबू धाबी में। विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल आबू धाबी में संपन्न हुआ था। 2020 ओलंपिक टोक्यो जापान में। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिमत्ता यानी कि AI समाचार वादक किस देश में बने? तो इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा चीन में। चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने 22 फरवरी 2019 को घोषणा किया कि अगले कुछ ही हफ्तों में अपने नवीनतम AI समाचार प्रस्तुतकर्ता एक महिला लिंग प्रणाली जिसका नाम सीन सियांग ओमेंग है शुरू करने के लिए तैयार है। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो त्रिपुरा जो है वो कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। त्रिपुरा। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा है। ऑप्शन नंबर सी। होंडुरास मध्य अमेरिका में स्थित गणतांत्रिक देश है। पूर्व में ब्रिटिश होंडुरास से अलग पहचान के लिए इसे स्पेनी होंडुरास के नाम से जाना जाता था। यहाँ की राजधानी सबसे बड़ा शहर टेगुसिगल्पा है। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। नोहोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर इसे अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को। लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम थी? लिविंग नो वन बिहाइंड जो है वो 2019 में जल दिवस की थीम थी, विश्व जल दिवस की थीम थी। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को, जिसका 2022 में जो विश्व जल दिवस था इसका थीम था भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाता है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल। और 2023 में आपका मनाया गया है जल दिवस 22 मार्च को, जो कि परसों आपका था। तो इसका थीम आप क्या इसका इस बार का थीम क्या था, विषय क्या था? त्वरित परिवर्तन था। क्या था? त्वरित परिवर्तन। ये भी ध्यान रखिएगा, त्वरित परिवर्तन जो था इस बार का विषय था। एवरी बोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एवरी बोट्स काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक जो हैं वो नवीन चावला हैं। कौन? नवीन चावला।
राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 के द्वारा लगाया जाता है। आंसर नंबर डी, ये दोनों 356 और 365 के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 356, 365 में है। 356 के हिसाब से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वो इस बात से संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। और अनुच्छेद 365 के मुताबिक यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो इस हालत में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एंड 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 360 में वित्तीय आपातकाल। पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन है? तो दो राज्य है आपका, एक तो राजस्थान है और दूसरा आंध्र प्रदेश है। ये पहला दो राज्य है जो कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, इसकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में किया था। इसके पश्चात 11 अक्टूबर 1959 में ही आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में, 1962 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया। फिर 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध पंचायत से है। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर जो है आपका एक तो होना चाहिए, दोनों सदन से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होना जरूरी होता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ। कहाँ पे? मॉरिशस में। लेकिन 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2023 में हुआ है, नाडी फिजी में। कहाँ पे? नाडी फिजी में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसप्स ने पढ़ा था। कब? 1837 में। 1837 में पढ़ा था। अशोक के शिलालेख का खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैलेंथल ने किया था। खोज इसका पादरेटी फैलेंथल ने किया था। शिलालेख की संख्या 14 है। 14 संख्या इसकी बताई गई है। अगला है कि कौन सी संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति को प्रांकलन समिति का जुर्बा बहन कहा जाता है। इसमें कुल सदस्य 22 जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। यह लघु लोकसभा के लिए भी प्रसिद्ध है, के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रांकलन समिति में कुल सदस्य 30 होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं और सबसे बड़ी संसदीय समिति आपका प्रांकलन समिति है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहें, प्रणेता कहें, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति कहते हैं या फिर ऑपरेशन फ्लड। भारत सरकार की एक योजना है जिससे भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके, इसे ही श्वेत क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत 30 जनवरी 1970 को हुई थी। इसके अलावा हरित क्रांति भी आपसे बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी और इसके भी प्रारंभकर्ता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हैं। लेकिन इसकी शुरुआत भारत में जो किए थे वो MS स्वामीनाथन किए थे। तो हरित क्रांति का जनक भारत में पूछा जाता है तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हैं। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हुई थी? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुई थी ये 9 फरवरी 2019 को दुबई में, कहाँ पे? दुबई में आयोजित हुई थी। 29 से 30 मार्च 2022 को वर्ष 2022 का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम के साथ समाप्त हुआ था। और 13 फरवरी 2023 को वर्ष 2023 का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम के साथ मदीनत जुमेराह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ था। कहाँ पे? तो इसका नाम था मदीनत जुमराह दुबई में। एक जगह है मदीनत जुमराह दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में इस जो है संपन्न हुआ था 23 फरवरी 2023 वाला।
स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो स्टेफेनाइट जो है ये चांदी का अयस्क है। इसका चांदी का अन्य अयस्क हॉर्न सिल्वर है, रूबी सिल्वर है। सोना की बात करें तो कल्वेराइट और सिल्वेनाइट सोना का अयस्क है। लोहा का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट है। और टीन का कैसीटेराइट है, टीन का कैसीटेराइट। अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 63। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मई को। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। श्रीरंगपट्टनम का जैकोबियन क्लब की स्थापना, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना किया गया। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया जो फ्रांस और मैसूर के मित्रता का प्रतीक है। नौसेना बोर्ड का गठन 1776 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में टीपू सुल्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। अब बात करते हैं प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध का, जो कब हुआ, किसके समय हुआ, गवर्नर कौन था? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हैदर अली शासक के साथ लॉर्ड वेरलेस्ट थे, उनके साथ हुआ था। द्वितीय 1780 से 84 में हुआ था, हैदर अली शासक था, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे। तृतीय 1790 से 92 में हुआ था, टीपू सुल्तान शासक था, कॉर्नवालिस गवर्नर था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चतुर्थ आपका 1799 में हुआ था, टीपू सुल्तान शासक था, लॉर्ड वेलेज अली गवर्नर थे। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? मृणाल सेन का संबंध फिल्म में प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक हैं। कौन? मृणाल सेन। ऑप्शन नंबर ए। इनकी अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में रही है, बांग्ला भाषा में। नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? तो नगोया प्रोटोकॉल, जिसे एबीसी प्रोटोकॉल कहा जाता है, यह आनुवांशिकी संसाधनों की पहुंच व लाभ से साझेदारी से संबंधित है। और इस प्रोटोकॉल को जापान के नगोया में जैव विविधता अभिसमय पर पक्षकारों के 10वें सम्मेलन के दौरान 29 अक्टूबर 2010 को स्वीकारा गया। और यह प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ। दैट्स कॉल्ड आंसर आपका 4 हो जाए, डी हो जाएगा, 2014। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, और क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी 2005 से हुआ था। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का पहला कीट संग्रहालय पूछे तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ए। तमिलनाडु में है पहला कीट संग्रहालय। और तमिलनाडु में पहला डुगोंग यानी समुद्री गाय संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। मार्कडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मार्कडिंग शब्द जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। रन आउट करने से संबंधित मार्कडिंग शब्द का उपयोग किया जाता है। अन्य शब्द में चाइना मैन, नाइट वाई मैन, पीच हिंटर, गांगुली, ये सभी शब्द आता है। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो वो बनी थी हीना जायसवाल। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर हीना जायसवाल थी। भावना कंठ पहली महिला युद्ध पायलट थी। देखिए इस चारों वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर पूछे तो हीना जायसवाल। भावना कंठ कौन थी? तो पहली महिला युद्ध पायलट चलाने वाली थी। भावना कंठ के साथ मोहन सिंह और अवनु चतुर्वेदी भी थे। भावना कंठ दरभंगा बिहार की रहने वाली है। मैथ का प्रश्न है कि दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? फिजिक्स का प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा 1:4। चूंकि यहाँ पे क्या दिया है कि चूंकि दोनों तार समान है और दोनों का प्रतिरोध R मान लिया गया, तो अब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रभावी R1 बराबर R प्लस R प्लस 2R होगा। इससे उत्पन्न ऊष्मा जो हो जाएगा H1 बराबर V² बाय R1 इंटू T हो जाएगा। अब इसका आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्थल रूप देश नहीं है? तो गैबान जो है आपका स्थल रूप देश नहीं है। गैबान की राजधानी लिब्रेविल है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। बोत्सवाना की राजधानी गबोरोने है, गबोरोने। नाइजर की राजधानी नियामी है और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। नाइजर नियामी है और नाइजीरिया की अबूजा है। सूरत विभाजन कब हुआ था?
तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को सूरत में संपन्न हुआ। गरम दल नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में विभाजित हो गई। इसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दल आपस में विलय हो गए और 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। 74 नंबर है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जब हमारा शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जारी कौन करता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा, यूएनईपी। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। बात करते हैं अगर यहाँ नेक्स्ट का, तो यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। वर्तमान अध्यक्ष 2021 में इनगर एडरसन थे। इनगर एडरसन। प्रावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रावर्तन कोण से क्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बराबर होगा। प्रावर्तन के नियम के अनुसार जो आपतन कोण होता है वो प्रावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि साइन आई बराबर साइन आर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है। तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। कितनी बार इसको हम डिस्कशन किए हैं कि ये अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश तरंग की बात करें तो प्रकाश तरंग आयांत्रिक एवं विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्न में कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया। तो हर्षवर्धन के द्वारा जो नहीं लिखा गया वो हर्षचरित्र है। हर्षचरित्र के लेखक जो है, हर्षचरित्र के रचनाकार हर्ष का दरबारी कवि बान्य भट्ट है। कौन है? बान्य भट्ट। रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने किया था। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ। तो प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो हुआ यह आपका शिलोंग में, मेघालय की राजधानी शिलोंग में 14 से लेकर 17 नवंबर 2017 में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे हर साल नवंबर महीने में पहाड़ियों में चेरी ब्लॉसम के सफ़ेद और बैंगनी रंग वाले सुंदर फूल खिलते हैं, जिसकी सुंदरता लोगों को अपने पास खींच लेती है। और ये महोत्सव वर्ड झील के पास आयोजित होता है। और इस तरह इस फेस्टिवल जापान में हर साल अप्रैल में स्कूल फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है जापान में। 80 नंबर है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण में आपको व्यवस्थित करना है, तो बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करने के लिए सीतामढ़ी होगा, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। ये सभी आपका उत्तर में आ जाता है, लेकिन पटना, गया, जहानाबाद सब दक्षिणी बिहार में आता है। वर्तमान में 38 जिले हैं और 38वां जिला जो नया जिला है 2001 में बना है वो है अरवल। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। तो स्थानांतरित कृषि पादप संरक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित कृषि जो है ये आपका पादप संरक्षण विधि नहीं है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है। तो हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जल की महासागरीय धारा है, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और इसे पेरू धारा भी कहते हैं। इसका तापमान लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर जाने के कारण तापमान बढ़ता है, तट से सागर की ओर जाने पर। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। इटामकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। तो इटामकी नेशनल पार्क जो है ये नागालैंड में है। कहाँ पे है? नागालैंड में। सिक्किम में है पखोलक वन्यजीव अभ्यारण्य, कंचनजंगा, ये सभी आपका सिक्किम में है। मणिपुर का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबी लामचाओ, सिरियू और खोव चिंग वाइल्ड सेंचुरी, ये सभी आपका मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, मैलिंग, केन, ये सभी आपका अरुणाचल प्रदेश में है।
द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया? तो द हिंदू और स्वदेश मित्रम पत्रिका की शुरुआत जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय की जो पत्रिका थी वो संवाद कैमुदी, मिरातुल अखबार। लोकमान्य तिलक की जो थी वो केसरी मराठी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में गीता रहस्य। लेंस की शक्ति का संबंध है, तो लेंस की शक्ति का संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लेंस की शक्ति P बराबर 1/f होता है, जिसका मात्रक डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर होता है, डी से बताते हैं उसको। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है, तो इस प्रश्न को भी बहुत बार हम लोग किए हैं। हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। वनस्पति घी या फिर डालडा वनस्पति तेल से बनता है और तेल को ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। शुद्ध देसी घी जैसे बनावट और स्वाद बनाने के लिए उसमें हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है, जिससे ट्रांस फैटी एसिड बन जाते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में काम करते हैं। वनस्पति घी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तेल सोयाबीन का तेल होता है, तार का तेल, कपास बीज का तेल और सरसों का तेल। 88 नंबर है, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद होगा? तो जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने का संबंध अनुच्छेद 92 से होगा। अनुच्छेद 91 में है सभापति के पद के कर्तव्य पालन करने की शक्ति और 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध। 89 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो पशुपति शिल्प पर जो नहीं है वो गाय का नहीं है, बाघ भी है, हाथी है, गेंडा है। सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प पर गाय का अंकन नहीं है। इस मोहर पर जो मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक स्थल से मिली पशुपति की एक मोहर है, इस पर एक तिपाई और एक व्यक्ति विराजमान है जिसके 3 सिर हैं और इसका एक पैर मुड़ा है और एक नीचे की ओर लटका है। इसके दोनों ओर पशु हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल से की जाती है, राज्यपाल से। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि वह गुण है जिसके कारण कोई ध्वनि मंद या तेज सुनाई देती है, उसे ध्वनि प्रबलता कहते हैं। प्रबलता आयाम के बढ़ने के साथ बढ़ता है और आयाम के घटने के साथ घटता है। ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यक्त करने के लिए डेसिमल मात्रा का उपयोग करते हैं और ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ बढ़ती है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता का स्तर बेल या डेसिमल में मापा जाता है। एक बेल बराबर होता है 10 डेसिमल, 10 डेसिबल। अगला है कि साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि साबुन का रासायनिक नाम सोडियम सिस्टेरेट यानी C17H35COONA है। सिस्टेरेट आयन 2 भाग होते हैं। इनमें से एक लंबा हाइड्रेट कार्बन की श्रृंखला है, इसे पुंछ यानी टेल कहते हैं और यह जल विरागी होता है। इसे अध्वीयी सिरा भी कहते हैं, अध्वीयी सिरा। दूसरा सिरा COO होता है जिसको ध्रुवीय सिरा कहा जाता है और इसके शीर्ष भी कहते हैं, जो जलरागी होता है। क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर सिटेरेट आयन गोलीय के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और इसे मिसेल कहते हैं और एक मिसेल बनने में 100 से अधिक अणु भाग लेते हैं। 93 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, संचालन समिति के एम मुंशी सही नहीं है क्योंकि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और कार्य संचालन के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। कार्य संचालन के। संग्रहित का अर्थ होता है, तो संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष से। किससे? कोषाध्यक्ष से। सबसे पुराना युग है, तो सबसे पुराना युग आपका आर्कियन युग हो जाएगा। आर्कियन युग। भूवैज्ञानिक के अनुसार धरती की पपड़ी के विकास सबसे प्राचीन अवधि आर्कियन युग है। आर्कियन युग लगभग जो है वो आपका
अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो यहाँ पे जो आपका एक समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको यहाँ पे फिल करना है कि क्या होगा जो आपका समीकरण पूरा हो जाएगा। तो CH4 मीथेन का है, O2 आपका क्या हो जाएगा, ऑक्साइड का हो जाएगा। तो आप ऑक्सीजन ऑक्साइड ऑक्सीजन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बताइए कि क्या बन के आएगा जो हीट के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड CH4 और O2 को जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो ये आपका जो करेक्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला है किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के खिलाफ एकत्रित होने के अधिकार को वंचित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह हैं। तो जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होते हैं। मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में है। आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। व्हिटिंग रिट्रीव उत्सव कब मनाया गया। व्हिटिंग रिट्रीव उत्सव जो मनाया जाता है ये आपका 29 जनवरी को। कब, 29 जनवरी को। व्हिटिंग द रिट्रीट ये क्या है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। यह सेना की वैरक वापसी का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के पश्चात हर वर्ष 29 जनवरी को व्हिटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। समारोह का स्थल रायसीना हिल्स और बगल का चौकोर स्थल विजय चौक होता है, जो कि राजपथ के अंत, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, राजपथ के अंत यानी कर्तव्य पथ के अंत में राष्ट्रपति भवन के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक से घिरे होते हैं। एंड लास्ट प्रश्न है आपका इस रेट का, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था। तो 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल जो बनाया गया था ये मेजर रेनेल को बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने 1750 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के आसपास प्रशासन, राजस्व निर्धारण और व्यापार की दृष्टि से जहां तहां सर्वेक्षण प्रारंभ किया और 1767 में मेजर रेनेल बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षक नियुक्त हुए। प्रथम थे। भारत के पहले सर्वेयर जनरल ऑफ सर्वे कर्नल विलियम लेफ्टन को 1802 में ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना का श्रेय जाता है। ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना का श्रेय किसका जाता है, कर्नल विलियम लेम्बटन को 1802 में। ठीक है, तो ये आपका जो सेट था आज यहाँ पे समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कल आपका जो है RWA का स्टैटिक्स जीके का मास्टर वीडियो अपलोड हो चुका है, तो जाके उसे भी आप लोग प्यार दीजिए। बहुत मेहनत लगा है, मैं उस वीडियो को 3-4 बार अपलोड की। वीडियो लंबा होने के कारण वो वीडियो मेरा बार बार फेल्ड हो जा रहा था, यूट्यूब उसको डिलीट कर दे रहा था। फिर बहुत मेहनत के बाद मैं उसको फाइनली अपलोड की हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि आपका होगा सेट नंबर 14, जो 25/8/2019 का क्वेश्चन पेपर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।